वेलकम टू फेडरल का माजिद। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक 1.1.2 कंप्यूटर जनरेशंस। इसके पिछले लेक्चर में हमने है ना डिटेल में क्या पढ़ा था। आपको सबसे पहले तो ये बताया कि कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होते हैं और कंप्यूटर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने आपको कुछ है ना कंप्यूटिंग डिवाइसेस की एग्जांपल्स बताई थी, जैसे अबैकस और नेपियर्स बोन हो गया। और हमने आपको बताया था सिंपल एक ट्रिक के साथ कि अबैकस क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, बस ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। सो वो ही परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक कैलकुलेशन कैसे होगी, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, मतलब जैसे कैलकुलेटर्स होते थे। बैकेस से लेके पूरा मार्क वन तक ये सिर्फ है ना बेसिक यही चीज़ें करते थे और कुछ नहीं करते थे, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते थे। बाकी इनकी जो डिटेल्स हैं कि अच्छा किसमें वैक्यूम ट्यूब होता है, किसमें गियर्स होते हैं, वो है ना हमने हमारे नोट्स में बताया हुआ है। आज हम करने वाले हैं डिटेल में कंप्यूटर जनरेशन। 5 जनरेशन होती है कंप्यूटर की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ। इसमें हम बात क्या करने वाले हैं कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है। पहले वो कंप्यूटर कैसे दिखता था? 80 साल पहले है ना कंप्यूटर्स आपके ऐसे यूं दिखते थे। आप ये देखो, वो बोलोगे पता नहीं कौन सी बम फाड़ने की मशीन है। आप ये देखो कैसी वायरिंग है। कंप्यूटर्स पहले ऐसे यूं दिखते थे और फिर उसके बाद ऐसे यूं दिखने लग गए, छोटे हो गए। फिर आप आज के ज़माने में कंप्यूटर्स, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कंप्यूटर्स नाउअडेज, ठीक है, तो इतने साफ सुथरे, ये देखे भाई, ओहो फर्स्ट क्लास एप्पल का है ना यहाँ पे पड़ा हुआ है। ऐसे यूं कंप्यूटर्स बनते गए। लैपटॉप्स को देखे, लैपटॉप्स नाउअडेज, हम ये भी देखें, ठीक है। ये हमारी है ना लेटेस्ट जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन। जैसे इंसान होता है ना, पहले बच्चा होता है और उसके बाद है ना थोड़ा सा है ना 13 साल का हो जाता है, टीन हो जाता है, फिर है ना अडल्ट हो जाता है, फिर बुढ़ा ही हो जाता है। तो वैसे ही हम है ना कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पहले है ना बहुत बड़े से होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, और है ना ऐसे यूं उनके क्या कंपोनेंट्स होते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती थी। फिर सेकंड पे आएंगे, थर्ड, फोर्थ, और फिर आज की जनरेशन जो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। हम ये पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल में आज, ठीक है, जनरेशन अलग अलग। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाई फर्स्ट कंप्यूटर्स के बारे में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, दे यूज वैक्यूम ट्यूब ग्लास ट्यूब। प्रोसेसिंग स्पीड का मतलब ये होता है कि आपने उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। उसने उस इंस्ट्रक्शन मतलब उसने आपने आपने उससे कुछ पूछा। अब उसने उसको पूछने वाली चीज को पहले समझा, उसने ब्रेकअप किया, उसको समझा, फिर उसने पूछ क्या रहे हैं, उसको रिजल्ट को ऑब्टेन किया और फिर आप तक पहुंचाया। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आप बोलेंगे प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो जो प्रोसेसिंग स्पीड थी ना, जो हमारे अर्ली कंप्यूटर्स में, वो बहुत स्लो थी। इसके अंदर तो स्लो ही थी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज हो गई। जो दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत कम थी। अब मेमोरी कैपेसिटी आपको पता तो होगा ही, जो लोग आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, इवन इवन जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसका मेमोरी कैपेसिटी का मतलब क्या है? मेमोरी कैपेसिटी का मतलब है कि भाई कितनी स्टोरेज, कितना माल वो डाल सकते हैं हम उसके कंप्यूटर के अंदर, कि भाई कितना 10 GB हो गया, 10 GB, 10 GB हो गया, 5 GB हो गया, 4 GB हो गया, 200 MB हो गया, 400 MB हो गया, कितनी स्टोरेज है। तो इसके अंदर जो मेमोरी कैपेसिटी थी ना, वो बहुत लो थी, वो लिमिटेड थी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तीसरा, अब मैं इसमें आपको मैक्सिमम 5 बताऊंगा। अगर मैं ये लिखता जा रहा हूँ तो आगे जैसे ही हम जाते जाएंगे, जितनी भी हम आगे जनरेशन पढ़ते जाएंगे, उनमें हमारे पास ग्रेजुअली ये सब चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। तो हमें एक के कैरेक्टरिस्टिक क्या करने हैं, और फिर हमें बाद में हमें उनको बताना है कि भाई इट हैज़ बेटर कैरेक्टरिस्टिक देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, इट इज़ मच फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तकरीबन सब में कैरेक्टरिस्टिक सेम ही होंगे। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ की याद करने पड़ेंगे और फिर बाद में उनको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये जो कंप्यूटर्स है ना, अच्छा आजकल आपने देखा होगा, आजकल हमारे पास स्मार्ट वॉचेस आ गई, हमारे पास लैपटॉप्स आ गए हैं, मोबाइल आ गई है, उसके ऊपर से हमारे पास जो जो बैंड्स होते हैं, फिटनेस बैंड, वो आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि ये भी तो कंप्यूटर्स ही है ना, इनके अंदर एक सिस्टम डाला गया है, कंप्यूटर सिस्टम डाला गया है, तभी वो आपसे रिस्पॉन्ड कर पाते हैं।
तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं पहले जो थे ना वो बहुत बड़े होते थे, मतलब बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े, एक कमरे जितने लेवल का कंप्यूटर होता था। फिर उसके बाद उन्होंने उसको छोटा किया, उसको उन्होंने एक अलमारी जितना बनाया, फिर अलमारी से उन्होंने उसको और छोटा किया, उसको उन्होंने दरवाजे जितना बनाया, फिर उसको और छोटा किया, उन्होंने चेयर जितना बनाया, और फिर आखिर में जाके हमारे पास जो लैपटॉप वाली लेवल की साइज है वो अचीव हुई। ऐसे नहीं हुआ था कि इनिशियली बस छोटा था, हाँ, वो बहुत बड़े होते थे। कंपेरेबल टू रूम्स। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अच्छा, दूसरी चीज़, जो हमारे पास जो पुराने कंप्यूटर होते थे ना, उस वक़्त क्योंकि हमें पता नहीं था, क्योंकि उस वक़्त जो कंप्यूटर था वो इतना जनरलाइज़ नहीं था। अब जनरलाइज़ का मतलब है कि उस वक़्त कंप्यूटर जो थे वो इतने कॉमन नहीं थे। तो जब वो कॉमन नहीं थे तो इसका मतलब उस डिवाइस को बनाने के लिए हमारे पास पार्ट्स कॉमन नहीं थे, उसको लोगों को अलग से बैठ के बनाना पड़ता था। तो इस वजह से जब वो इंडस्ट्री लेवल पे इतना ज़्यादा जनरलाइज़ नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, तो इस वजह से उनको बनाने के लिए हमें बहुत पैसे लगते थे। इस वजह से जब पैसे लगते थे बनाने के लिए, तो उनको बेचने के वक़्त भी तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे ना। तो सबसे बड़ा मसला था, पुराने कंप्यूटर्स कॉस्टली थे, अनरिलायबल थे। वो एक तो स्लो भी चलते थे, ऊपर से कॉस्टली भी थे। तो ये मसला था पुराने कंप्यूटर्स का। अच्छा, फिर हम आते हैं कि भाई अगर आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो तो बहुत पावर एफिशिएंट है ना। पुराने कंप्यूटर्स पावर एफिशिएंट नहीं होते थे, वो बहुत ज़्यादा पावर खाते थे, वो बहुत ज़्यादा बिजली खाते थे। एंड उसके अलावा जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, अब आपने देखा होगा जब भी आप लैपटॉप को पकड़ते हैं तो वो नीचे उसका जो पूरा क्या बोलते हैं, उसकी जो केसिंग है वो बहुत गर्म हो जाती है, क्योंकि बाय द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ लैपटॉप, राइट। पुराने कंप्यूटर्स में कुछ ज़्यादा ही ये जो वो होती थी ना गरमाइश, वो कुछ ज़्यादा ही लाइक प्रोड्यूस करते थे। तो उनके अंदर जो हीट कूलिंग सिस्टम होते थे ना, उसका हीट कूलिंग सिस्टम तो बने ही नहीं थे। तो उनके अंदर दे यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, बहुत गर्म हो जाते थे। तो ये एक मसला था, ठीक है। बिजली, ठीक है। एंड बाकी जो पुराने कंप्यूटर्स थे ना, उनके अंदर ये होता था कि जो इनपुट होता था, अब आजकल क्या है, आजकल के कंप्यूटर्स में जो इनपुट होता है वो कैसे होता है, वो तो कीबोर्ड से होता है ना भाई। कीबोर्ड से होता है ना, आपने कीज दबाई, फिर उसने इनपुट लिया और उसने सर्च बार पे वो किया, तो ये इनपुट होता है। पुराने कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, पुराने कंप्यूटर्स में कीबोर्ड नहीं होते थे, उसका पंच कार्ड्स होते थे, जो कि कीबोर्ड की तरह ही हैं, बट वो बहुत बड़े होते थे। लाइक पंच कार्ड, उसको आप जैसे नाम बोल रहे हैं पंच कार्ड, उसको आप पंच करके लाइक इनपुट डालते थे। बोर्ड होता था जिसपे कीज होती थी, उनको बकायदा पंच करना पड़ता था। लाइक जैसे ये है ना, ये पुराने कीबोर्ड्स होते हैं, इनको बोल सकते हो कि पुराने कीबोर्ड्स। जैसे देख रहे हैं इसमें 1 2 ये सब पंच कार्ड्स हैं, इनको हम बोलते हैं पंच कार्ड्स, ठीक है भाई। तो रिटर्निंग बैक टू वेयर वी वर, ठीक है। तो दे इसके अंदर जो इनपुट होता था ना, इनपुट्स, एक मिनट, यूज टू बी डन यूजिंग इलेक्ट्रिक टाइप राइटर्स, ठीक है ना भाई।
ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो गए। उसी तरह ही अब हमारे पास आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो है ना वो हमारे 1956 से लेके 1963 तक इस एरा में हमारे पास एग्जिस्ट करते थे। एंड इसके अंदर क्या होता था, हमारे पास होती थी ट्रांजिशंस। अच्छा, अब इसके अंदर ना मैं आपको समझा देता हूँ, ये वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स की तरफ गया। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब से मैंने आपको दिखा दिए, वो एक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है। जो ट्रांजिस्टर है ना वो आजकल के कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होते हैं। अब जो ट्रांजिस्टर है ना वो होते क्या है, पहले मैं ये समझा दूँ। ट्रांजिस्टर में पहले आपको एक ना उसकी इमेज दिखा देता हूँ। ट्रांजिस्टर जो है ना वो हमारे पास, मैं आपको बताया, जो आजकल के कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं माइक्रोचिप्स के, जो कि आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये चीज़, ये जो है ना, एक मिनट खुलने दो उसको। पुराने वाले ट्रांजिस्टर्स दिखाता हूँ, फिर नए वाले ट्रांजिस्टर्स दिखाता हूँ, किस तरह इवॉल्व हुए हमारे पास ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर इस ये बेसिकली वैक्यूम ट्यूब था जो मैंने पहले बता रहा था ना। फिर उसके बाद जो 1967 में, फिर 57 में, 55 में ये होते थे। ये जो तुम लोग दिख रहे हैं ना, ये 3 डंडियों वाले ये कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, जो तुम लोगों ने आजकल देखे होंगे। जब तुम लोग किसी ने अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक हो तोड़ने पीटने का, तो अगर मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स को खोलने का, मैंने तो बहुत किया है। अगर तुम लोगों ने कंप्यूटर खोला हो ना, उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, एक सर्किट होता है पूरा। उस सर्किट के ऊपर कुछ चीज़ें लगी हुई होती हैं जो ब्लैक किस्म की होती हैं, जो कलरफुल चीज़ होती हैं, जो कि उसके सर्किट के नीचे ना डंडियों से कनेक्टेड होते हैं, स्टील डंडियों से। इन डंडियों को ना, ये असल में होते हैं माइक्रोचिप्स। अब इन माइक्रोचिप्स के अंदर ना ट्रांजिस्टर होते हैं। अच्छा, ट्रांजिस्टर का मेन काम क्या होता है ये पहले समझो। ट्रांजिस्टर का मेन काम होता है कि वो प्लस एंड जो प्लस या माइनस, या तो 1 या 0, वो एक काइंड ऑफ स्विच होता है जो इनेबल करता है कंप्यूटर को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। मतलब मैं तुम लोगों को पूछूं कि भाई तुम्हारे पास दो ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है भाई। अब दोनों, एक ट्रांजिस्टर तो जो होता है ना वो या तो प्लस कर सकता है या तो माइनस कर सकता है। तो मुझे आप बताओ, अगर दो ट्रांजिस्टर हुए, वो तो फिर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद हमारे पास प्लस 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 माइनस, इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकता है ना। अब ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है ना, जो आजकल आप अपनी डेटा देखते हो ना कंप्यूटर में, जिस तरह वो इनकोड होती है, आपने लिखा अच्छा अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर दिस, तो कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा? उसको तो नहीं पता ना, उसको तो आपकी भाषा नहीं आती, उसको सिर्फ एक भाषा आती है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज ऑफ 1 एंड 0। उसको सिर्फ एक ही भाषा आती है जो कि है 1 एंड 0 की। जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना वो एक स्विच होता है जो 1 एंड 0 का होता है। अब आपके कंप्यूटर के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। जो मदरबोर्ड होता है ना, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इनकॉर्पोरेट किए गए होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो कि स्विच है प्लस और 1 और 0 का। तो अगर किसी बंदे को कोई कैलकुलेशन करनी है, तो पहले क्या करता है कंप्यूटर उस डेटा को समझने के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज कर रहा होता है ट्रांजिस्टर्स के थ्रू। तो हमारे पास जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स है ना, ये इनका पहला काम। दूसरी बात, अच्छा, अब जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर ये उनका वैक्यूम ट्यूब की तरह ही काम होता है बिल्कुल। अब मैंने जैसे बताया ना, वैक्यूम ट्यूब जैसे ट्रांजिस्टर प्लस और 1 एंड 0 करता है, स्विच की तरह काम करता है, उसी तरह ही वैक्यूम ट्यूब की तरह ही है। बट जैसे मैंने बताया, जैसे अगर हम एक जनरेशन आगे बढ़ते जाएंगे कंप्यूटर्स के में, इवॉल्वमेंट होती जाएगी स्पीड में, पावर कंजम्पशन में, हीट जनरेशन में, हर एक चीज़ में वो इवॉल्व होता जाएगा। तो जो ट्रांजिस्टर है ना वो ज़्यादा फास्टर है, मोर रिलायबल है, छोटा है, और सबसे अच्छी बात, कॉस्टली नहीं है ना। तो कंप्यूटर सस्ता बनेगा ना हमारा, सब लोग उसको ले पाएंगे ना, ये बात है, समझ रहे हो ना। तो हमें कंप्यूटर बनाने की, इतनी जनरेशन बनाने की जरूरत क्या है, इवॉल्व करने की क्या जरूरत है, ताकि हम सबके पास कंप्यूटर दिलवा सकें। ठीक है भाई। तो अब कोई बंदा पूछ सकता है ना जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, अच्छा, जो है ना इस ट्रांजिस्टर की वजह से ना हमारे पास कंप्यूटर साइज में भी घटाव आया था, कम हुई थी। पहले क्या था, रूम साइज होते थे ना, अब थोड़े और कम हुए। एंड उसके अलावा जो स्पीड थी वो भी बढ़ी, एंड मेमोरी कैपेसिटी भी बढ़ी। ठीक है भाई। तो स्मॉलर इन साइज, दूसरा बेटर मेमोरी कैपेसिटी। ये बेसिकली पुराने कंप्यूटर्स के अंदर एक वे था इनपुट को डालने के लिए, समझ लो ना, इनपुट को स्टोर करने के लिए एंड आउटपुट को डालने के लिए। ये देख रहे हो, ये बेसिकली मैग्नेटिक टेप की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैग्नेटिक टेप एक डिवाइस के अंदर होता है जिसको बोलते हैं टेप ड्राइव। उससे ज़्यादा तुम लोग घुसने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो फिलहाल मैं तुम लोग को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर्स की, तो थोड़ा उसके बारे में जानना ज़रूरी है, बस दैट्स इट। ये मैग्नेटिक टेप्स हैं, देख रहे हो, ये बीच में जो लगे हुए हैं ना, ये जो व्हील्स लगे हुए हैं, ये असल में मैग्नेटिक टेप्स हैं। इनके अंदर ना एक पूरी टेप रोल की जाती है, ठीक है ना। तो उस पे डेटा स्टोर किया जाता है, एंड उसको बाद में जब कंप्यूटर प्रोसेस कर लेता है ना, उसी पे ही कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें देता है वापस, हम उसको फिर बाद में रीड करते थे, समझे। और बाकी मैग्नेटिक डिस्क भी दिखा देता हूँ। इतनी बड़ी
डिस्क डालनी पड़ती थी उसके अंदर उसको डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गए भाई कि इसके अंदर पहले तो पंच कार्ड थे ही ना, अब तो पंच कार्ड रीडर्स भी आ गए, ठीक है ना, पंच कार्ड रीडर्स। दूसरा हमारे पास आ गया मैग्नेटिक डिस्क एंड आखिरकार प्रिंटर। प्रिंटर तो तुम सबने देखे ही होंगे ना, बस कंप्यूटर से कनेक्ट किया, डाला, उसने इनपुट को प्रिंट कर दिया उसके ऊपर, जैसे पुराने कंप्यूटर्स, जैसे पुराने फर्स्ट जनरेशन थे ना, उसी तरह ही था प्रिंटर्स, ठीक है ना, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई है असेंबली लैंग्वेज। देखो कंप्यूटर के अंदर ना डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, उर्दू, सिंधी, बलोची इस तरह इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह कंप्यूटर की भी ना कुछ अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ मेमोरी को हैंडल करने के लिए या फिर कंप्यूटर की बहुत ही जो होते हैं ना सीपीयू टाइप प्रोसेसिंग के लिए, उसके अंदर पुराने वक्त में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती थी। अब असेंबली लैंग्वेज है ना, वो बाद में कभी ज़िंदगी में अगर इस बुक अगर तुम लोग सिलेबस में है असेंबली लैंग्वेज, बिल्कुल पढ़ाऊंगा उसको। अभी फिलहाल इस चैप्टर में ज़्यादा बात नहीं की हुई, तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। मैं तुम लोगों को सिर्फ बता देता हूँ कि असेंबली लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट वाज यूज्ड इन दोज कंप्यूटर्स। आज भी इस्तेमाल होती है कुछ कुछ जगहों पे, पर इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं होती हैं, उसकी जगह पे और कोई दूसरी आ गई हैं वहाँ पास लैंग्वेजेस, ठीक है भाई। एंड उसके अलावा अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं, फिर ये हाई लेवल कुछ तुम लोगों को पढ़ने में आ रहा होगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज फॉरट्रेन एंड कोबॉल। अभी फिलहाल इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी तक नहीं आए फिलहाल इन सब चीज़ों पे, बाद में जब आएंगे हम बात करेंगे इन पे, बिल्कुल ठीक है भाई। ये हमारे पास आ गए सेकेंड जनरेशन। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, जो तुम लोग को देख रहे हैं स्क्रीन पे, ओके। दूसरा यहाँ पे जो है ना इस इंटीग्रेटेड चिप्स की वजह से ये बेसिकली एक बेहतर फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर था, समझ रहे हो ना, ये बेहतर फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर है। तुम लोग को दिख रहा है ना कितना बड़ा है, ये बेहतर फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर है, टेक्निकली बेहतर फॉर्म ऑफ स्विच है, जो कि अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं जल्दी से स्विच। अब भाई देखो, जैसे पुरानी हम बात करते आ रहे थे कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना, बस सारे कंप्यूटर जो है उसमें एक नई चीज़ आती है, पुरानी चीज़ों को और अपग्रेड कर देते हैं, बस दैट्स इट, यही हो रहा होता है। और जैसे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर एक नई चीज़ आई थी, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, आईसी चिप्स शॉर्ट फॉर्म। अब ये जो है ना, ये हमारे बेहतर फॉर्म ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स हैं एंड ट्रांजिस्टर्स हैं, ये स्मॉलर हैं, फास्टर हैं एंड मोर रिलायबल सिस्टम्स हैं। इस वजह से ना हमको, इस तरह से ना हमारे क्या होता है, इनकी वजह से हम आपका कंप्यूटर जो है ना वो बिजली कम खाता है, छोटा होता है साइज़ में, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बेहतर है उसकी, और इसके अंदर जो इनपुट डिवाइसेस थे और आउटपुट डिवाइसेस थे, अब कल वाले में क्या था, वो जो पंच कार्ड्स थे और पंच कार्ड रीडर्स थे ना, अब आपके पास नए आ गए। अब इसमें पहली बार आपके पास कीबोर्ड और मॉनिटर्स आ गए, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम कर सकते हो। अब देखो, ये मैं तुम लोगों को ना, भले ये बुक में लिखा हो, ये बुक में थोड़ी गलत बात लिखी है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स आप सेम टाइम पे कर सकते हो, जो कि गलत बात है। कंप्यूटर है ना, उसके अंदर एक चीज़ होती है जो आजकल के कंप्यूटर में, इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, या फिर जिसको तुम लोग सिंपल भाषा में बोलते हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अभी जो चिप होती है ना, इसके अंदर हर एक प्रोग्राम को प्रोसेस किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको चलाया जाता है, इस वजह से, और वो एट द सेम एक चीज़ एक टाइम हो सकती है। अब वो तुम लोग ऐसे क्या होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3 काम को कंसेक्यूटिवली एक के बाद करूं और बहुत जल्दी करूं, किसी बंदे को लगेगा ना कि वो उसने एक साथ किए हैं, मतलब बहुत जल्दी, मतलब 1 सेकंड के अंदर 3 काम कर दिए मैंने, तो किसी को तो लगेगा ना, कोई भी बंदा जब देख रहा होगा उसको तो लगेगा ना कि 3 काम उस बंदे ने इतनी एक ही वक्त कर लिए। तो उसको हम ये तो नहीं बोल सकते ना उसने सारे काम एक साथ किए, हम ये बोल सकते हैं उसने एक के बाद एक किए, पर वो उसने बहुत जल्दी किए हैं। कंप्यूटर भी यही करता है, कंप्यूटर भी बहुत जल्दी काम को हर एक काम को जल्दी करता है, और फिर उसको आपको लगता ही है कि वो सेम टाइम पे कर रहा है। अब जैसे आप जैसे कर रहे होते हो ना, डिफरेंट टैब्स खोल के बैठे होते हो इंटरनेट ब्राउजर पे, ऐसे नहीं होता है कि हर एक टैब के अंदर अपना काम चल रहा है। टैब जैसे एक टैब में जाते हो, वो टैब फंक्शन हो जाती है, दूसरी टैब 2 मिनट के लिए स्लीप मोड में चली जाती है, ऐसे होता है। अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। फोर्थ जनरेशन जो है ना, जो हमारी अब की जो प्रेजेंट जनरेशन चल रही है, जो अभी हमारे लैपटॉप्स हैं, ये हमारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। अब इनके अंदर ना हमारे पास एक और नई टेक्नोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं LSI और VLSI चिप्स, जिसको हम बोलेंगे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और दूसरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये बस आपको पता होना चाहिए। आपको जो अभी फिलहाल कंसर्न है ना, या हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे कि होते क्या हैं और बनते कैसे हैं, अभी आपको जो पता होना चाहिए ना कि ये यूज़ कौन से करते हैं टेक्नोलॉजी जो ये करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इस एरा में आपके पास माइक्रो प्रोसेसर जिसकी मैंने बात की थी, जो CPU स्मॉल चिप होती है ना, जैसे लिखा होता है ना कोर i5, कोर i7, कोर i6, ये सारे आपके CPU हैं, आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं। अब ये बेसिकली एक ऐसी सिंगल चिप होती है जो कि सारे प्रोसेसिंग टास्क होते हैं ना कंप्यूटर में, उसको हैंडल कर रही होती है। मतलब मैंने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन भेजा, भाई यहाँ से मुझे ना डेटा ला के दो, उसको
इधर डाल दो, इधर से डेटा ला के दो, उसको उधर डाल दो, ये बेसिकली पूरा ये कर रहा होता है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, तो उस हिसाब से अब हमारे पास छोटे कंप्यूटर्स भी आ सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन हो गए, स्मार्ट वॉच हो गई, इस तरह। दूसरा, अगेन बेटर स्पीड हो गई, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी हो गई, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अब हमारे पास और बेहतर आ गए, जो नए वाले आ गए। एंड वही चीज़ पुरानी वाली बात, स्मॉलर साइज, पावर कंजम्पशन एंड कम पैसे लगते हैं। ठीक है, बट इसमें जो नई चीज़ आई थी ना, वो थी OS विथ GUI। अब OS क्या होता है? OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि विंडोज़ है ना, विंडोज़ वही OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अगर बंदा कोई एप्पल यूज़ करे तो उस पर मैक हो गया। तो 5th जेन कंप्यूटर ना अभी तक आए नहीं है, अभी प्रोसेस में है, क्योंकि अभी AI आ गई है, चैट GPT आ गया, परप्लेक्सिटी, ये सब डिफरेंट AI मॉडल्स आ रहे हैं ना। तो हमारा गोल जो है ना बेसिकली 5th जनरेशन कंप्यूटर्स का, वो ये है कि हम कंप्यूटर्स को इतना केपेबल बना दें कि हमें उनको ना कुछ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। हम उनको बोलें कि भाई हमें कोड लिख के दो, हम उससे ना हम आगे वाले कंप्यूटर्स की जनरेशन बनाएँ, वो खुद सोच पाएँ, वो खुद इनोवेट कर पाएँ। हमारा गोल ये है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के साथ। तो बेसिकली 5th जेन कंप्यूटर्स का ये है कि वी नीड टू मेक देम सो मच केपेबल कि वो नेचुरल लैंग्वेजेस और ह्यूमन थिंकिंग को समझ पाएँ और खुद से समझ के अपनी तरफ से और आगे की चीज़ें बना पाएँ। एंड इसको हम कैसे करें? हम यूजिंग AI टेक्नोलॉजीज़। अब AI की हम बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर है उसका।